आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। ठीक है, तो इसमें जो है एक चीज पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेखीय संवेग क्या होता है। तो रेखीय संवेग क्या होता है? किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है और उस पर उसका जो वेग होता है उसी का गुणनफल क्या होता है? रेखीय संवेग। ठीक है ना? तो रेखीय संवेग, रेखीय संवेग इसको हम किससे डिनोट करते हैं? तो P से। P बराबर क्या हो जाएगा? M इंटू V। ठीक है ना? तो रेखीय संवेग हो गया P से। अगर मान लिया आपसे बोला जाए रेखीय संवेग परिवर्तन की दर, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर, तो एक चीज ध्यान देगा, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर की अगर हम बात करेंगे तो इसी P में हम क्या करेंगे? डेल्टा T से भाग दे देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेखीय संवेग परिवर्तन की दर। और बल को हम किससे डिनोट करते हैं? तो F से। ठीक है ना? तो यहाँ पर रेखीय संवेग परिवर्तन को जानने से पहले जो है, समझने से पहले हम इसके सूत्र के सहारे जो है इसकी परिभाषा निकालेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है ना? तो ये F जो है ये बताएगा बल, ये क्या बताएगा? बल। और ये डेल्टा P अपॉन डेल्टा T क्या बताएगा? रेखीय संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है ना? बात सुनिए, तो फार्मूला क्या बनेगा? परिभाषा, किसी गतिमान वस्तु पर, ठीक है ना, किसी गतिमान वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है ना? किसी गतिमान वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले, मतलब आप जो चाहे इसको पहले बोलिए चाहे इसको बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? किसी गतिमान वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप जो है बल का मान बढ़ाएंगे तो रेखीय संवेग परिवर्तन की जो दर होगी वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर आप बल का मान घटाएंगे तो रेखीय संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी? वो घटेगी। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसका परिभाषा क्या बनेगा? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब ये नियम जो है कैसे आया। देखिए, मान लेते हैं कोई वस्तु A है। ठीक, कोई वस्तु है A, तो वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान या वजन होता है। तो मान लेते हैं इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है? M है। M है और इसका जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग को हम किससे डिनोट करते हैं? U से, है ना? और डेल्टा T समय बाद, डेल्टा T समय बाद इस पर जो है F बल लगाया जाता है। F बल लगाया जाता है। ठीक है ना? और जब डेल्टा T समय बाद F बल लगा दिया जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। तो डेल्टा T समय बाद जब F बल लगा दिया जाता है तो इसका जो अंतिम वेग होता है वो क्या हो जाता है? अंतिम वेग V हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? इतना समझ आ गया? ठीक।
तो अब हम लोग जो है निगमन करेंगे कि मतलब जो है रेखीय संवेग का जो नियम है वो द्वितीय गति विषयक नियम पर कैसे लागू होता है। तो माना किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है, तथा उसका प्रारंभिक वेग u है, और डेल्टा t समय बाद जब आप जो है कुछ समय बाद जो है उस पर बल लगा देंगे तो देखेंगे ना पहले क्या स्पीड थी और बाद में उसकी क्या स्पीड हुई। तो डेल्टा t समय बाद वस्तु पर बल F आरोपित करने पर या लगाने पर वस्तु का वेग v हो जाता है। ठीक है ना। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे एक बार जो है डेल्टा t समय के पहले की बात करेंगे, एक बार डेल्टा t समय के बाद। ठीक है ना। तो इसका जो प्रारंभिक वेग हो जाएगा, इसका रेखीय संवेग परिवर्तन जो हो जाएगा, पहला रेखीय संवेग परिवर्तन P1 और दूसरा रेखीय संवेग परिवर्तन P2। बात समझ आई। P1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 बराबर क्या हो जाएगा। तो P1 बराबर डेल्टा t समय के पहले रेखीय संवेग और P2 बराबर डेल्टा t समय के बाद का रेखीय संवेग। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा P1 बराबर यम गुणे u। u यहाँ पे क्या है हमारा प्रारंभिक वेग। ठीक है ना। और P2 बराबर क्या हो जाएगा यम इंटू v। अब जो है हमको अगर मान लीजिए निकालना है कि दोनों रेखीय संवेग में अंतर क्या है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा p बराबर P2 माइनस P1। अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आप जो है पहले 30 किलोमीटर के वेग से चल रहे थे, बाद में जो है आपका वेग क्या हो गया 50 किलोमीटर, तो दोनों वेग में अंतर कितना है, तो बाद वाले में से पहले वाला घटा देंगे। ये करेंगे ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी करना है कि जो अंतिम वेग है उसमें से हम अंतिम जो रेखीय संवेग है उसमें से हम पहले वाला रेखीय संवेग घटा देंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ABCD में से ABCD घटाओगे तो घटेगा, उसका वैल्यू फिक्स है, नहीं घटेगा ना। तो इस केस में P2 का मान और P1 का मान, P2 का मान क्या है mv माइनस क्या हो जाएगा, P1 का मान कितना आया है u हो गया। ठीक है ना। और दोनों में यम क्या दिखाई दे रहा है आपको, कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा p बराबर हो जाएगा यम इंटू वी माइनस यू। इतना आ गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा t समय बाद रेखीय संवेग परिवर्तन की दर हमको निकालना है ना। तो हम जो है डेल्टा t समय अंतराल पर, डेल्टा t समय बाद या डेल्टा t समय अंतराल पर, ठीक ना, डेल्टा t समय बाद। तो डेल्टा t समय बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा p अपान डेल्टा t। ठीक ना। अब अगर ये बताइए इसमें डेल्टा t लगा तो इसमें नहीं लगाएंगे। अगर डेल्टा p के नीचे डेल्टा t लगा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि कोई चीज जो है रुपए में बताया जाए, रेट आपको किसी चीज का रेट आपको रुपए में बताया जाए, ठीक है ना, जो रेट है, अगर उसी चीज का रेट पैसे में बताया जाए तो 1 रुपया में 100 पैसा होता, 100 पैसे में बताया तो वही चीज बताया जा रहा कुछ और वही चीज। अगर हम डेल्टा p अपान डेल्टा t लिखेंगे तो इस तरफ भी तो हमको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी का मान ये भी है। जैसे मान लीजिए 1 रुपया बराबर 100 पैसा, और चाहे 100 पैसा बराबर 1 रुपया, तो चाहे डेल्टा p बराबर क्या लिखे हैं, यम इंटू वी माइनस यू। अगर इस तरफ हम डेल्टा t लगाएंगे तो इस तरफ नहीं लगाएंगे, लगाएंगे ना, दोनों तरफ तभी बराबर होगा।
तो डेल्टा पी अपान डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, यम इंटू वी माइनस यू अपान डेल्टा टी। बात समझ आएगी, समझ आएगी? यस सर। पक्का। अब एक चीज ध्यान दिएगा, ये इतने का मान हमारा होता है बराबर किसके, ए के। मतलब हम कह सकते हैं कि ए बराबर हमारा क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपान डेल्टा टी, ठीक है ना। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा पी अपान डेल्टा टी इक्वल टू यम इंटू ए, है ना, यम Yes, इंटू ए। इतना समझ में आया? यस सर। ठीक। अब फिर क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं कि डेल्टा पी अपान डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एफ, है ना। यस सर। तो अगर मान लीजिए हम डेल्टा पी और डेल्टा टी का जगह ई रख दे तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यम इंटू ए यस सर। प्रोपोर्शनल टू एफ। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि डेल्टा पी अपान डेल्टा टी बराबर किसके है, यम इंटू ए के। तो हमने डेल्टा पी अपान डेल्टा टी के स्थान पे क्या रख दिया, यम इंटू ए। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे अगर एक चीज हम इसको अब इधर कर लेते हैं, तो यह प्रोपोर्शनल यम इंटू ए। इतना समझ में आया? यम में और बी मत पढ़ लेना इसको, ठीक ना। मास इंटू एक्सीलरेशन मतलब द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ठीक ना। ए त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण नहीं, त्वरण एक्सीलरेशन, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है अगर हम बराबर हटाएंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे बराबर लाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा। के कहाँ से आया, इसको आपने हटाया, इसके जगह पे क्या लगा दिया, बराबर के निशान लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, के यम ए, ठीक है ना। अब अगर हम यदि के बराबर 1 मान ले, यदि के बराबर क्या मान ले, 1 मान ले, तो के की जगह 1 रख देंगे तो यह बराबर क्या हो जाएगा, यम इंटू ए। यम बराबर यम गुणे ए। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और जो त्वरण होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। परिभाषा क्या बनी, किसी वस्तु पर लगने वाला बल F उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना। तो लिखिएगा, इसको लिखना है, लिख लो भैया। तो देखिए यहाँ पर इतना होने के बाद जो है हमारा F बराबर क्या आ गया, M इंटू ए। तो हमारा यहाँ पे परिभाषा क्या निकल के आएगा कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल F है, ठीक ना, उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। लिखिएगा, किसी वस्तु पर लगने वाला बल F है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल F है, उस वस्तु के द्रव्यमान M तथा उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग जो है इससे संबंधित जो है कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोई एक वस्तु है, तो किसी 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद
ठीक है ना। किसी 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए उस पर कितने बल की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, मतलब कोई 2 किलोग्राम की गेंद है, उस पर जो त्वरण उत्पन्न करना है वो 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का जो है त्वरण उत्पन्न करना है, तो कितना बल लगाना पड़ेगा। तो बल नहीं ज्ञात, इसका मतलब F नहीं मालूम है। द्रव्यमान को हम किससे दिखाते हैं, तो M से। द्रव्यमान को हम डिनोट करते हैं M से। M बराबर कितना आया, तो 2 किलोग्राम। और त्वरण को हम किससे दिखाते हैं, तो स्मॉल a से। ये हमारा कितना दिया है, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो F बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, M इंटू A। ठीक ना, तो F नहीं मालूम है, M का मान कितना है, 2 गुणे 8। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये इसके साथ हम इसका मात्रक वगैरह भी लिख देते हैं। 2 किलोग्राम गुणे 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 8 गुना 16 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया आंसर। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना, लगा लीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पर जो वस्तु का द्रव्यमान वो कितना दिया है, द्रव्यमान M बराबर, हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 10 किलोग्राम तथा यह 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। मतलब जो वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना, 10 किलोग्राम तथा यह 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। इसे 10 सेकंड में रोकने के लिए, ध्यान दीजिए इसको रोकना है, रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता, मतलब F निकालना है। तो द्रव्यमान बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम। अच्छा, और ये बताइए वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पे क्या दिया है, सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर। और ये जो है ये बता रहा है कि इसका जो है ये शुरुआती चाल बताया है, तो मतलब ये U है कि V, U। हाँ, इसका प्रारंभिक वेग जो है वो किससे दिखाते हैं, तो U से। तो प्रारंभिक वेग U बराबर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यस सर, बराबर बटे 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ आई, यस सर। और इसमें जो है समय जो दिया वो क्या दिया है, तो 10 सेकंड दिया है। ये बल बराबर क्वेश्चन, ठीक ना। और साथ ही बोल रहा है कि 10 सेकंड में रोकने के लिए, मतलब अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 10 सेकंड बाद जब रुक जाएगा कोई वस्तु तो उसका वेग कुछ होगा नहीं। तो जब कोई वस्तु रुक जाएगा तो उसका वेग कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो अंतिम वेग ठीक है ना, v बराबर क्या हो जाएगा, 0 क्या होगा, क्योंकि जब कोई वस्तु रोक दिया जाएगा तो उसका कोई वेग नहीं रह जाएगा। जब वो गति करेगा तब ना वेग होगा, और जब गति नहीं करेगा तो वेग होगा नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम सूत्र लगाते हैं, हमारा कौन सा सूत्र लेगा, F इक्वल टू m इंटू v माइनस u अपान डेल्टा टी। ठीक है ना, बात समझ आई, यस सर। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे, आ जाएगा हमारा m का मान 10 के 10
और v का मान एक नहीं 10 जीरो। अंतिम वेग कितना है? जीरो। अंतिम वेग यहाँ पे जीरो। ये हो जाएगा जीरो माइनस एक और ये प्रारंभिक वेग कितना है? 1 मीटर प्रति सेकेंड, है ना? 1 बटे समयांतराल कितना है? तो 10 सेकंड 10 सेकेंड, ठीक है ना? ये हो जाएगा 10। जीरो में से आप एक घटाई दिया जाएगा माइनस का 1 बटे 10। अभी 10 का माइनस 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस का 10 बटे 10। 10 से 10 कट गया, कितना आ गया? माइनस का 1, ठीक है ना? अब बल का मान जो है आप लोग पता है कि नेगेटिव नहीं होगा, तो F बराबर हमारा कितना आ गया? 1 न्यूटन। तो बल के बराबर हमारा कितना आ गया? 1 न्यूटन। बात समझ आई? कोई दिक्कत? लगा लीजिए आप लोग इसको।